Hello everyone, I am Sonal Kaur, your psychology mentor, and today we will solve some extra questions of chapter 1 in class 11 psychology. तो देखो, सबसे पहले हम MCQ या 1 mark वाले आंसर देखेंगे. तो सबसे पहले देखो, what does psychology primarily study? And we have 4 options. तो देखो, is it only unconscious processes? Is it mental processes, experiences and behavior? Only overt behavior? Only emotional states? तो जिसको भी साइकोलॉजी की डेफिनेशन अच्छे से याद है उसे पता है कि सही आंसर है हमारा बी, मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर, जो कि साइकोलॉजी स्टडी करता है. नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है. Which of the following is an example of covert behavior? Covert behavior कौन सा होता है? जो बाहर वाले या जो ऑब्जर्वर से ऑब्जर्व नहीं कर सकते. Running in a race, writing an exam, muscle twitching while playing chess, laughing loudly. तो देखो, ये सब देख सकते हैं, ये भी सब देख सकते हैं, ये भी सब देख सकते हैं. ये किसी को पता नहीं चलेगा. आप खेल रहे हो एंड ट्विच हो रहा है और आप ऐसे ऐसे करके खेल रहे हो, किसको पता चलेगा कि ट्विच हो रहा है? तो ये कॉवर्ट बिहेवियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who established the first psychology laboratory in 1879? देखो, बिना ऑप्शंस के भी हमें याद होना चाहिए, बट देखो, विलियम जेम्स नहीं है, सिगमंड फ्रॉइड नहीं है, पावलोव नहीं है, विल्हेम वूंड थे जिन्होंने लिप्जिग में फर्स्ट साइकोलॉजी की लेबोरेटरी स्टैब्लिश की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which approach in psychology emphasizes free will and human potential? तो फ्री विल और ह्यूमन पोटेंशियल कौन बोलता है? बिहेवियरिज्म बोलता है, स्ट्रक्चरलिज्म बोलता है, ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच बोलता है या साइको एनालिसिस बोलता है? हमेशा ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच ही ये बात करता है और कोई अप्रोच इस चीज पे बात नहीं करता. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the major focus of Gestalt psychology? Gestalt psychology जो कि एक रिएक्शन था स्ट्रक्चरलिज्म को, वो क्या कहता है? बिहेवियरल कंडीशनिंग, अनकॉन्शियस डिजायर्स, होलिस्टिक परसेप्शन या इमोशनल रेगुलेशन? देखो, गेस्टॉल्ट का मतलब होता है होल एंड होल होता है हमारा सी, होलिस्टिक परसेप्शन. यही गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी बात करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. What distinguishes scientific psychology from common sense understanding? तो साइकोलॉजी में और कॉमन सेंस में डिफरेंस क्या है? It uses astrology for prediction, common sense. It relies on intuition, common sense. It depends on hindsight, common sense. It uses systematic and verifiable data, not at all common sense. This is our correct option. ठीक है? Next question. What does functionalism focus on? And we have 4 options as usual. Analysis of unconscious desires, internal mental structure, functions of behavior in adaptation, the effect of punishment. तो क्या है हमारा सही आंसर? फंक्शनलिज्म क्या कहता है? ये नहीं कहता, ये भी नहीं कहता, ये भी नहीं कहता. सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the focus of cognitive psychology? तो हमने cognitive psychology के बारे में भी पढ़ा है, तो अब उसका फंक्शन बताओ. ब्रेन सर्जरी टेक्निक्स है, स्टडी ऑफ ड्रीम्स ओनली, मेंटल प्रोसेसेस लाइक अटेंशन, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, या स्टडी ऑफ कल्चरल रिचुअल्स? तो देखो, कॉग्निटिव साइकोलॉजी हमेशा कॉग्निटिव प्रोसेसेस जैसे हमारी रीजनिंग होती है, मेमोरी होती है, थिंकिंग होती है, इस पे फोकस करता है. तो सही आंसर है हमारा सी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. Which of the following fields study influence of environmental factors like pollution on human behavior? अब देखो, क्या क्लिनिकल साइकोलॉजी ये पढ़ती है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी ये पढ़ती है, या एनवायरमेंटल साइकोलॉजी पढ़ती है, या सोशल साइकोलॉजी पढ़ती है? ये बहुत थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं वो सोसाइटी का भी पार्ट बन जाते हैं, तो हम बोलते हैं एक सोशल कॉन्टेक्स्ट है. ठीक है. क्लिनिकल बोलते हैं कि देखो हम तो सब डील करते ही हैं. ठीक है. बट यहाँ पे सबसे एप्ट आंसर है हमारा सी, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो कि सेम है मगर ऑप्शंस चेंज हो गए हैं. तो ये ना आपको ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको सही कॉन्टेक्स्ट पिक करना है. तो क्या एजुकेशनल साइकोलॉजी होगा, इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल, हेल्थ होगा, या क्लिनिकल साइकोलॉजी होगा? तो देखो, हम बोल रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन है उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट है. ठीक है. तो देखो, यहाँ पे हम एजुकेशनल साइकोलॉजी नहीं लेंगे, ये तो ऑफिस या इंडस्ट्रियल प्लेसेस में यूज होती है. क्लिनिकल भी यूज नहीं करेंगे, हम सी, हेल्थ साइकोलॉजी को चूज करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी हेल्थ कैसे खराब हो रही है एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स या पोल्यूशन से. ठीक है.
नेक्स्ट, Who introduced the first syllabus of experimental psychology in India? ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो इसका सही आंसर है कैलकाटा यूनिवर्सिटी, ठीक है। और ये कौन सा ईयर था? 1916 में, 1915 में लेबोरेटरी बनाई थी, बट सिलेबस इस ईयर में आया था। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Indian psychologist who established Indian Psychoanalytical Association, ये मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो अब आपको बुक में हमेशा छोटी से छोटी चीज पढ़नी है, ठीक है। आपको लगेगा अरे इररेलेवेंट है, इतना कुछ नहीं है, बट पूछा जाता है। तो देखो, ये हमें जी बोस ने बोला है, ठीक है, इसका ध्यान रखो। एंड ये 1922 में एस्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the term for knowledge created through interaction between children and adults as per Vygotsky? तो ये हमारे एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं होता, बट कुछ कुछ स्कूल्स में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो हम बताएंगे यहाँ पे, इसको बोलते हैं जॉइंट कल्चरल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which method was primarily used by structuralists to study the mind? तो स्ट्रक्चरलिस्ट ने हमेशा इंट्रोस्पेक्शन को यूज किया है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल प्राइज विनर इज नोन फॉर स्प्लिट ब्रेन रिसर्च, एकदम बुक के अंदर से आया है। जो माइंड एंड बिहेवियर वाला टॉपिक है ना, उसमें एकदम अंदर अंदर से जो माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स होती है, जो हम बोलते हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देखो ये कभी कभी आ जाते हैं, चांसेस फिर भी होते हैं। तो इसमें हम बताएंगे रॉजर स्पेरी, ठीक है। इन चीजों का नाम, इन चीजों का ध्यान रखना। इसमें एक और नाम है आपकी बुक में, ऑर्निश, ठीक है, इनका भी नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे 1 मार्क्स आ जाते हैं, चांसेस बहुत हाई नहीं है, बट देयर स्टिल आर चांसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय कंस्ट्रक्टिविज्म इन साइकोलॉजी? तो देखो, कंस्ट्रक्टिविज्म हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें हम पियाजेट और विगोत्स्की के बारे में पढ़ा था। तो देखो, हम बताएंगे पहले कंस्ट्रक्टिविज्म एक पर्सपेक्टिव है, एंड एज यूजुअल हम अपने आंसर को हाईलाइट करेंगे। फिर हम बोलेंगे इसे हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, जो ह्यूमन बींग्स को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हुए देखती है अपने माइंड्स और अपना सोशल एनवायरनमेंट। फिर हम बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस व्यू नॉलेज इज नॉट पैसिवली रिसीव्ड बट एक्टिवली रिसीव्ड और स्टोर्ड, ठीक है। अब देखो, डिस्क्राइब द रोल ऑफ साइकोलॉजी इन मास कम्युनिकेशन। तो हमेशा जो दूसरे फील्ड्स है उनका साइकोलॉजी में क्या रोल आ रहा है ये बताना है। तो देखो, मास मीडिया का रोल हम बताएंगे, तो हम बोलेंगे साइकोलॉजी कैसे हेल्प करता है, यहां से हम अपना आंसर स्टार्ट करेंगे। फिर हम बोलेंगे कि अगर कोई मीडिया में रिपोर्ट कर रहा है, तो अगर उसको साइकोलॉजी की नॉलेज है, तो उसको पता है कि क्या मोटिव्स है, क्या बिहेवियर होना चाहिए, जिससे आप लोगों से कनेक्ट कर पाओ। तो ऐसे टाइप की चीजें आपको अपने आंसर में बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the contribution of Dweck's study regarding children's learning and failure? ड्वेक की स्टडी का एग्जाम्पल मैंने आपको कॉमन सेंस वाले टॉपिक में बताया था। तो ड्वेक ने क्या किया था, बच्चों को ट्रेन किया था 25 डेज तक, एंड बोला कि जिनको हम सक्सेस मिलेगी बहुत ज्यादा, वो मुश्किल प्रॉब्लम्स भी कर लेंगे। तो देखो, ड्वेक की स्टडी बताएंगे, बोलेंगे चिल्ड्रन who were exposed to both success and failure and were encouraged to try harder performed better then children who were only given easy problems, ठीक है, ये आपको बताना है। एंड आपको फाइनली ये बताना है कि this challenge the common belief that only success builds confidence, क्योंकि ड्वेक ने बोला कॉमन सेंस के बेस पे कि देखो अगर कॉन्फिडेंस होगा तो सक्सेस आएगी बच्चों पे, बट ऐसा नहीं था। जिन्होंने सिर्फ इजी प्रॉब्लम्स किए थे मैथ्स के, उन्होंने हार्ड चैलेंजेस देख के गिव अप किया था, दे फेल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज साइकोलॉजी रिलेटेड टू आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग? इट इज वेरी मच रिलेटेड एंड आई विल टेल यू हाउ। तो देखो, साइकोलॉजी कहाँ कैसे यूज हो रही है वो समझो। अगर किसी इंसान को स्पेसेस या स्पेशल नॉलेज है, यहां पे लिखती हूं मैं, नॉलेज रिलेटेड टू स्पेसेस, ठीक है, अगर वो इस चीज को लेके इंटेलिजेंट है, तो वो एक ऐसे घर डिजाइन कर सकता है जो लोगों को एक बहुत ही अच्छा पीसफुल ऑरा देंगे, ठीक है, जहां पे लोग बहुत अच्छे से बिहेव भी करेंगे। देखो, अगर आपको एक ऐसा घर बना के दिया किसी ने जहां पे सिर्फ अंधेरा है, ठीक है, लाइट नहीं आती, सनलाइट तो बिल्कुल नहीं आती, आपका बिहेवियर कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये चीजें आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स ध्यान रखते हैं। तो हम बताएंगे कि ये लोग देखते हैं मेंटल फिजिकल कंफर्ट, सेफ्टी एंड एस्थेटिक्स, ठीक है, एंड डिजाइन ऐसे बनाते हैं जो स्ट्रीट्स, हाईवेज, मैकेनिकल डिवाइसेस बाय कंसिडरिंग ह्यूमन हैबिट्स एंड बिहेवियर। बिल्कुल ऐसे ही कोई इंजीनियर नहीं बोलेगा कि अरे रोड ऐसी बना देंगे, ऐसा होना चाहिए, नहीं, हम देखेंगे कि
at the end of the day humans are participating, so their behavior should not be negatively impacted. ठीक है. Next question. What is the focus of psychoneuroimmunology? Very interesting question. मैंने आपको बताया था psychoneuroimmunology पढ़ता है कि माइंड का हमारे बिहेवियर पे क्या असर है, एंड मेनली एक चीज ये है कि जो हमारा माइंड है वो हमारे इम्यून सिस्टम को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है. तो हम बताएंगे इट इज इमर्जिंग डिसिप्लिन एंड दैट स्टडीज हाउ माइंड विल इन्फ्लुएंस इम्यून सिस्टम. ठीक है. एंड दैट इन टर्न डिटरमाइंस आवर मेंटल प्रोसेसेस, our behavior and personal experiences. Next question. Discuss the different branches of psychology and their areas of application. ठीक है. बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से एक एक चीज डिस्क्राइब करेंगे. सबसे पहले हम बताएंगे कॉग्निटिव साइकोलॉजी. ठीक है. एक लाइन ना आप यहां पे लिख सकते हो चाहो तो कि द डिफरेंट ब्रांचेस आर, एंड अपना आंसर स्टार्ट करो. तो हम बताएंगे कॉग्निटिव में क्या होता है, मेंटल प्रोसेसेस होती है. ठीक है. एंड कौन कौन सी, परसेप्शन, एब्स्ट्रैक्शन, रीजनिंग, लॉजिकल, मैथमेटिकल. ठीक है. फिर हम बताएंगे ये करते हैं न्यूरो साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेट. ठीक है. ये लैब एक्सपेरिमेंट्स एंड इकोलॉजिकल मेथड्स दोनों यूज करते हैं. ठीक है. दोनों चीजें यहाँ पे यूज हो रही है, ये भी बताना है. अब आगे बढ़ते हैं. हमारा बायोलॉजिकल साइकोलॉजी. ठीक है. बायोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या करता है, वो देखते हैं हमारे हॉर्मोन्स का बिहेवियर के साथ क्या रिलेशन है. ठीक है. तो जैसे कि हमारा ब्रेन, नर्वस सिस्टम, जेनेटिक्स. ठीक है. हम ईईजी, पेट, एफएमआरआई यूज करते हैं. इससे क्या होता है, ब्रेन की एक्टिविटी पता चलती है कि अच्छा जब बिहेवियर ऐसा है या इंसान अगर स्ट्रेस में है तो ब्रेन की एक्टिविटी कैसे ऑल्टर हो रही है. ठीक है. और देखो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. तो देखो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी मैंने पहले भी बताया, फिर से रिट्रेट करूंगी. वो देखता है कि कोई इंडिविजुअल फ्रॉम कंसेप्शन टिल डेथ कैसे डिफरेंट लाइफ स्टेजेस पे ग्रो या इवॉल्व करता है. तो हम इसमें बताएंगे चिल्ड्रन को पढ़ता है, एडोलेसेंट्स, अडल्ट्स, एंड जो ओल्ड होते हैं या एजिंग या जेरियाट्रिक पॉपुलेशन. ठीक है. यहां पे हम बायोलॉजी, एनवायरमेंट एंड कल्चर का रोल एम्फसाइज करते हैं कि यही चीजें ओवरऑल लाइफ लॉन्ग एक इंसान को इंपैक्ट करते हैं. और देखो सोशल साइकोलॉजी. ठीक है. ये बोलता है कि इंडिविजुअल्स कैसे थिंक करते, कैसे फील करते अंडर अ सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी सोसाइटी का उन पे क्या इंपैक्ट है. फिर हम बताएंगे एटीट्यूड्स होता है इसमें, कॉन्फॉर्मिटी देखते हैं, अग्रेशन देखते हैं, इंटीग्रुप रिलेशनशिप देखते हैं. ठीक है. उसके बाद है क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी. ठीक है. तो देखो क्रॉस कल्चरल यानी डिफरेंट कल्चर्स का जब इंटरसेक्शन होता है या जब वो मिलते हैं तो इंडिविजुअल पे क्या इंपैक्ट होता है. ठीक है. तो हम बताएंगे बिहेवियर इज शेप्ड बाय कल्चरल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट. ठीक है. बिहेवियर एज बोथ बायोलॉजिकली एंड कल्चरली ड्रिवन, ये हमें यहाँ पे बताना ही बताना है. ठीक है. और देखो अब है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी. ये देखता है कि बेसिक सा पोल्यूशन अगर हो रहा है हमारे एनवायरमेंट में, वो हमारा बिहेवियर, हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ या हमारे जो भी अंदर से चल रहा है कैसे इंपैक्ट करेगा. ठीक है. तो हम बताएंगे ह्यूमन बिहेवियर को कैसे इंपैक्ट करता है. रिसर्चर्स एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिहेवियर, ये भी हमें बताना है. फिर है हमारी हेल्थ साइकोलॉजी. ठीक है. ये बोलती है कोई इलनेस है, ठीक है, या कोई डिजीज है, उस टाइम पे इंडिविजुअल्स का क्या बिहेवियर है. ठीक है. वहां पे हम कैसे हेल्प कर सकते हैं. तो हम बताएंगे डॉक्टर पेशेंट इंटरेक्शन एंड हेल्थ एनहांसिंग बिहेवियर्स. ठीक है. हम यहाँ पे ये करते हैं. नेक्स्ट क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी. क्लिनिकल एंड काउंसलिंग मैंने आपको पहले भी बताया एनसीईआरटी क्वेश्चंस में. तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हम बताएंगे डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. ठीक है. एंड काउंसलिंग एवरीडे इश्यूज को देखता है. ठीक है. फिर आ गई हमारी इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल, यानी जो वर्क स्पेसेस होते हैं वहां पे कैसे साइकोलॉजी यूज होती है. तो देखो हम बताएंगे वर्क प्लेस से है. ठीक है. और एम्प्लॉय ट्रेनिंग, वर्क कंडीशन इंप्रूवमेंट एंड जॉब सेटिस्फैक्शन में हेल्प करता है. ठीक है. और देखो एजुकेशनल एंड स्कूल साइकोलॉजी. ठीक है. एजुकेशन सेक्टर में बच्चों का बिहेवियर समझना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. एंड फेलो टीचर्स को भी समझना कि ओके कैसा करिकुलम देना चाहिए ताकि वो अच्छे से पढ़ा पाए. तो हम यहाँ पे बताएंगे लर्निंग मेथड्स एंड एड्रेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज. ठीक है. बिल्कुल, क्योंकि हमारा फोकस है वो चिल्ड्रन जिन्हें हम पढ़ा रहे हैं. एंड हम डिजाइन करेंगे प्रोग्राम्स, जैसा कि मैंने आपको बताया करिकुलम, जो कि टीचर्स अडेप्ट कर पाए, बच्चों को पढ़ा पाए. देन वी हैव स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. ठीक है. यहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं एथलेटिक या स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को हाईलाइट करने में या एनहांस करने में. ठीक है. ये आपको बताना है. ठीक है. अब देखो इमर्जिंग फील्ड्स है कुछ कुछ, जैसे कि फोरेंसिक, रूरल, कम्युनिटी, एविएशन, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल साइकोलॉजी.
चाहो अगर टाइम हो एग्जाम में, जैसी वेटेज है इनको एक या दो लाइन में डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain how psychology is related to other disciplines with suitable examples, ठीक है। दूसरे डिसिप्लिन से क्या रिलेशन है ये बताना है। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको वेटेज पर डिपेंड करके अपना आंसर बताना है। तो हम बताएंगे, एक लाइन दे सकते हैं यहाँ पे कि इट इज रिलेटेड इन दीज वेज। और पहला है हमारा फिलोसफी। तो देखो साइकोलॉजी ओरिजिन हुई थी फिलोसफी से, मैंने आपको बताया था। एंशिएंट ग्रीक ट्रेडिशन था जिसमें एरिस्टोटल और प्लेटो थे, ठीक है। फिर हम बता देंगे मेडिसिन एंड साइकाइट्री, ठीक है। हम हॉस्पिटल्स में जाके काम करते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, काउंसलिंग देते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाते हैं एंड पेशेंट की जो रिकवरी होती है वो भी बताते हैं। असेंशियल होता है ट्रीटिंग कैंसर, एड्स, आईसीयू पेशेंट्स एंड पोस्ट कोऑपरेटिव केयर, ठीक है। एक और चीज देखो, इकोनॉमिक्स, हमारी इकोनॉमी, हमारी जीडीपी कैसे राइज करेगी, ठीक है। इसमें नोबेल प्राइज विनर्स हमारे कानेनान एंड साइमन है जिन्होंने इंटीग्रेट किया साइकोलॉजी इनटू इकोनॉमिक्स, ये पॉइंट बता देना। देन वी हैव पॉलिटिकल साइंस, तो यहाँ पे हम पॉलिटिकल बिहेवियर, कॉन्फ्लिक्ट, जो पीस एंड वॉर है वो कैसे होता है उसे बताएंगे। फिर सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी क्या करती है, एक कॉन्टेक्स्ट में देखती है एक ग्रुप के बिहेवियर को। साइकोलॉजी में हम इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं, तो बस यही चीज का आपको डिफरेंस याद रख। देन वी हैव कंप्यूटर साइंस, तो जो हमारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी है या एआई, ये आपको बताना है, ठीक है। एंड लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी, हम लोग कैसे लीगल सिस्टम्स में हेल्प करते हैं, यहां पे आपको ये अच्छे से बताना है, ठीक है। देन वी हैव मास कम्युनिकेशन, जैसे अगर कोई जर्नलिस्ट है वो दूसरे लोगों के प्रॉब्लम्स, मोटिव्स को कैसे एड्रेस करेगा, कैसे अपने उसमें इंटीग्रेट करेगा। तो हम यहाँ पे मीडिया इम्पैक्ट बताएंगे कैसे एनहांस होगा। फिर म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, ठीक है। तो साइकोलॉजी यूज होती है म्यूजिक थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी होती है जिससे किसी का हम स्ट्रेस को खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि स्टडीज है जिन्होंने दिखाया रागास का क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। और चीज देखो, आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हम डिजाइन करेंगे यूजर फ्रेंडली स्पेसेस जहां पे आपको खुश फील हो, एंड साइकोलॉजिकल कंफर्ट एंड ह्यूमन हैबिट्स इन डिजाइन, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।